ये हमने स्टेटमेंट 2 जो है BLO रजिस्टर वो ओपन कर लिया है। इसके अंदर कुल 20 कॉलम है, परंतु एक पेपर पर नहीं आ पाने की वजह से हमने इसको 2 पेपर में कर लिया है। पहले फर्स्ट पे 11 कॉलम है तथा अगले पेज पर बाकी कॉलम है। तो ये जो कॉलम है ये मैंने हिंदी के अंदर इनका ट्रांसलेशन कर दिया है और आपको ये इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो हम इसको आज आपको भर के बताते हैं कि आपको इसको किस प्रकार भरना है। मान लीजिए कोई क्रमांक संख्या पहला टॉपिक है, तो क्रमांक संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 आएगी। जिस प्रकार आप भरते जाएंगे उस हिसाब से। तो मान लीजिए एक क्रमांक संख्या के ऊपर मकान नंबर भी मान लीजिए कि 1 है। उसके बाद नामांकन की स्थिति है, मान लीजिए कि वो नामांकित है, कोई भी व्यक्ति जो 1 नंबर में रहता है वो नामांकित, यानी कि नामांकित का अर्थ है कि वो पहले से उसका नाम जोड़ा हुआ है, तो नामांकित कर दिए। उसके बाद अगर नामांकित नहीं है, जैसे नामांकित हम इसको डैश कर देंगे। अब निर्वाचक का नाम, अब निर्वाचक का जो भी नाम है मान लीजिए उसका नाम ABC है, तो मैंने ABC लिख दिया है। संबंध का प्रकार, अभी जो संबंध का प्रकार वाला जो कॉलम नंबर 6 है, इसको भरने के लिए आपको ये दिशा निर्देशों का पालना करना पड़ेगी। कॉलम संख्या 6 में रिलेशन टाइप में परिवार की मुखिया के लिए सेल्फ आएगा, यानी कि सबसे पहले जिस भी हाउस को आप सेलेक्ट करेंगे उसके मुखिया का वर्णन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद उसके मुखिया के हस्बैंड के लिए H आएगा, वाइफ के लिए W आएगा, बेटे के लिए S आएगा, बेटी के लिए D, दामाद के लिए SL, बहू के लिए DL, पोते के लिए GS, पोती के लिए GD, भाई के लिए B, बहन के लिए S, अन्य के लिए O के रूप में दर्शाएंगे। ये रिश्ता किसके किसके साथ दर्शाएंगे? जो परिवार का मुखिया रहेगा उसके वो क्या लगता है, समझ रहे हैं आप। जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर जो है ABC, ये संबंध के प्रकार से मान लीजिए खुद है, मुखिया है, ये ABC खुद मुखिया है। ये मान लीजिए मुखिया है, मान के चलिए मुखिया है। मुखिया होने की स्थिति में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ है वो, यहाँ पे संबंध का प्रकार। अब ये और यहाँ अब अगला कॉलम है 7 नंबर, रिश्तेदार का नाम। जो उसके वोटर ID कार्ड में रिश्तेदार का नाम है वो यहाँ आएगा। मान लीजिए उसका रिश्तेदार का नाम XYZ है, तो मैंने XYZ लिख दिया है। परंतु जो रिलेशन है वो रिलेशन में जो मुखिया रहेगा उसके आधार पर आएगा। जब मान लीजिए कि ABC है, वो उस परिवार का मुखिया है, तो आपको यहाँ सेल्फ लिखना है। इसका इस रिश्तेदार का जो 7 नंबर के अंदर जो रिश्तेदार का नाम लिख रहे हैं उसके साथ संबंध नहीं लिखना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। हमें उसके साथ संबंध का प्रकार नहीं लिखना है, यहाँ जो मुखिया है ना उसके साथ संबंध का प्रकार लिखना है, ठीक है। 8 नंबर में आएगा उसका जो भी वो जेंडर है, मान लीजिए मेल है। अब इसके बाद ये क्या बोला है, क्रमांक संख्या E रोल में, अर्थात जो वोटर लिस्ट है उसमें उसकी सीरियल नंबर क्या है। वोटर लिस्ट के अंदर उसका सीरियल नंबर क्या है, जो आपकी वोटर लिस्ट है उसमें उसका सीरियल नंबर। मान लीजिए जैसे कि हाउस नंबर 1 के अंदर और वो इसका वोटर सीरियल 5 नंबर है, तो मैंने 5 लिख दिया है। एपिक नंबर, उसका जो वोटर ID कार्ड है, क्योंकि उसका नाम जुड़ा हुआ तो उसको वोटर ID जारी होगा। तो मान लीजिए जैसे कि मैंने इसको कोई सा भी वोटर ID कार्ड नंबर देख लिया, तो आपको भी उसका एपिक नंबर यहाँ लिखना है। उसके बाद उसकी DO भी लिखनी है, पहले तारीख, उसके बाद माह, उसके बाद उसका वर्ष जो भी है। ये 11 कॉलम की पूर्ति हो चुकी है इसकी। अब इसका जो 12 कॉलम है वो अगले पेपर में है। अब जो अगला पेपर है उसमें इसका 12 कॉलम है। या क्रमांक संख्या आप यहाँ भी वापस लिखिए, उसको क्रमांक संख्या को भी वापस लिखिए, क्योंकि इससे पता चलेगा दोनों पेपर को मिलान करते समय कि भाई ये जो क्रमांक संख्या यहाँ पे जो जानकारी है वो किस क्रमांक संख्या की वोटर्स की है। मोबाइल नंबर आपको अवश्य लिखना है, जो भी उसका मोबाइल नंबर है इसका ध्यान रखें। ईमेल ID अगर उसकी कुछ है, मान लीजिए उसकी कोई ईमेल ID तो ईमेल ID लिखें। क्या आधार सीडेड है, आधार का सीडिंग हो चुकी है तो यहाँ करें, नहीं है तो ना करें। अगर नहीं है तो 6 भी जमा करवाया या नहीं करवाया ये आगे की जानकारी है। तो ये अगर यहाँ आ चुका है तो यहाँ नहीं आएगा। अब मान लीजिए दिव्यांगता की श्रेणी, ये एक टॉपिक है दिव्यांगता की श्रेणी। यहाँ 3-4 लिखी हुई VI SSD LD O। अब इनका मैं मतलब बता देता हूँ आपको। VI का मतलब है विजुअली यानी अंधता के लिए VI। बोलने सुनने में अगर है तो उसके SHD आएगा। हाथ पैर की अक्षमता के लिए LD आएगा और अन्य के लिए अदर आएगा। तो जैसे कि इनमें से अगर कोई समस्या है तो आपको इन कोड से इसको दर्शाना है। तो मान लीजिए कि उसको विजुअल प्रॉब्लम है, तो हमने यहाँ VI लिख दिया है। अब दिव्यांगता का प्रकार प्रतिशत इतना है, जैसे 40% है 45%, तो आपको यहाँ लिखना है। अब आगे पूछ रहा है कि क्या जो वोटर है कि स्थायी रूप से वहाँ जब आप सर्वे के दौरान गए तो आपको कहीं वो स्थानांतरित या मृत या डुप्लीकेट नाम तो नहीं है। अगर है तो यस करें, नहीं है तो इसको नो कर देवें। और अब अगला कॉलम है क्या ई रोल इपिक प्रविष्टि में सुधार की आवश्यकता है, इस वोटर की किसी भी प्रकार की सुविधा और क्या आवश्यकता है। अगर है तो हाँ करें, नहीं है तो ना करें, नहीं करें। अगर हाँ है तो कौन सी किस में है वो यहाँ पे लिख दें 20 नंबर कॉलम में भाई कि अगर इसके किसी भी कॉलम में सुधार की आवश्यकता है तो किस कॉलम में सुधार की आवश्यकता है वो यहाँ 20 नंबर में आप लिख सकते हैं।
ये मैंने आपको बताया कि किसी एक इनरोल व्यक्ति के बारे में जानकारी। अब हम दूसरा वोटर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्रमांक संख्या 2 पे इसी मकान संख्या पे, एक ही मकान संख्या में है, वो गैर नामांकित है, उसका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, गैर नामांकित है। अगर गैर नामांकित है तो अगला कॉलम है कि इसमें जो पात्र कब हो जाएगा वो 17 साल, इसमें जो ये जो है ना स्टेटमेंट 2, इसमें 17 व 17+ के वोटर का ही आपको करना है, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो मान लीजिए वो 1 अक्टूबर को हो जाएगा, महीना और वर्ष तो अक्टूबर को 18 अक्टूबर 2023 को वो 18 साल को हो जाएगा। तो यहाँ मैं अक्टूबर 2023 हमने लिख दिया है। उसका जो भी नाम, मान लीजिए उसका नाम है DEF, मैंने लिख दिया है। अब जो DEF में जो सेल्फ या जो संबंध का प्रकार आएगा ना, वो इस मुखिया के साथ आएगा, इस मुखिया के साथ। ये इस मुखिया के वो क्या लगता है, मान लीजिए ये इस मुखिया के जो है ना, ये DEF बेटा लगता है, तो यहाँ ऐसा आएगा, ध्यान रखना ऐसा आएगा। अगर इस मुखिया की ये DEF बेटा लगता है तो यहाँ सन आएगा, और यहाँ उस रिश्तेदार का नाम जो भी वोटर EP कार्ड में लिखवाना है वो यहाँ उसका आ जाएगा। जैसे कि ABC उसके पिताजी का नाम लिखवाना है तो ठीक। अब उसका जो भी आगे तो जो जेंडर है, मान लीजिए मेल है तो मेल कीजिए, और ये क्रमांक संख्या उसकी नहीं आएगी क्योंकि वो अनएनरोल्ड है, गैर नामांकित है, अतः हम इसको डैश करेंगे, आगे वाले कॉलम को भी डैश करेंगे, और उसकी जन्म दिनांक यहाँ लिख लेंगे। मान लीजिए उसकी जन्म दिनांक कुछ भी है तो आप यहाँ लिख लीजिए जो भी उसकी जन्म दिनांक। 11वां कॉलम हो चुका है। अब 12वां कॉलम है कि मोबाइल नंबर, जैसे कि ये सेम ही है, यहाँ पे क्रम संख्या वापस लिख लें आप। मोबाइल नंबर अगर सेम है तो उसको डैश करके ऐसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। मेल ID सेम है तो उसको डैश करके इस प्रकार दर्शा सकते हैं। अब अगला हो गया कि आधार सीडेड सत्यापित है। अब तो इसका क्योंकि ये तो नया वोटर है तो इसमें ये डैश आएगा, 15 नंबर डैश आएगा। अब दिव्यांगता एक्सटेंड में अगर कुछ है तो करना है, नहीं है तो इसको डैश कर देवें, नो कर देवें, और इसको डैश कर देवें। ये 18 नंबर कॉलम नए वोटर के लिए डैश आएगा। ये 19 और 20 ये भी डैश आएंगे। इस प्रकार हमने आपको एक नामांकित सदस्य का आपको किस प्रकार एंट्री करनी है, और एक नया वोटर है गैर नामांकित है उसकी किस प्रकार एंट्री करनी है, वो हमने आपको बता दी है। अब इसमें एक चीज़ और है कि मान लीजिए अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ संबंध का प्रकार जो उसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ संबंध का प्रकार मुख्य के साथ आएगा। मान लीजिए इस ABC की वाइफ का नाम मान लीजिए कुछ भी है, जैसे गह है, तो यहाँ पे उसका यहाँ पे वाइफ आएगा लिखा हुआ, W आएगा लिखा हुआ, ध्यान रखना है इस चीज़ का, किसकी, ABC की, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये जो कॉलम, इसमें जो उसके EP कार्ड में लिखा हुआ है वो रिलेशन आएगा। अब मैंने आपको कथन 2 बता दिया है पूरा भर के। अब मैं आपको इसकी जो क्या क्या निर्देश हैं वो बता देता हूँ। इस प्रपत्र में प्रत्येक परिवार के 17 और 17 से अधिक आयु के समस्त परिवारों के मेंबर की जानकारी जुटाई जाएगी। अर्थात इसमें जो 17 साल से ऊपर के वोटर्स हैं ना, 17 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनकी जानकारी जुटाई जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 17 से नीचे की जरूरत नहीं है। अगला कॉलम है जो मैंने आपको बता दिया, रिलेशन टाइप के अंदर मुखिया के लिए सेल्फ करना है, और फिर मुखिया के साथ उनका क्या रिश्ता है, अलग अन्य जो भी हैं, भाई एक परिवार में एक मुखिया हो गया, उसके अलावा जो भी वोटर है उनका उसके साथ क्या रिश्ता है, तो वो आपको इस बिंदु संख्या 2 के हिसाब से दर्शाना है। अगला कॉलम, ये जो कॉलम संख्या 16 दिव्यांगता प्रकार है, मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में भी। अगला कॉलम है कि कॉलम संख्या 3 में अगर व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है, कॉलम संख्या 3 में वो जो नामांकित और गैर नामांकित की सूचना मांग रहे हैं ना कॉलम संख्या 3 में, तो अगर नामांकित है तो उसमें समस्त कॉलमों की पूर्ति की जानी है, आपको समस्त कॉलम की पूर्ति करनी है। इसमें केवल आपको 4 नंबर कॉलम छोड़ना है, 4 नंबर कॉलम छोड़ना है, ध्यान रखना, 4 नंबर छोड़ना है, ध्यान रखना इसमें। और अगर कॉलम संख्या 3 में अगर वो अनइनरोल्ड है अर्थात जुड़ा हुआ नहीं है, तो कॉलम संख्या 5 से 8, 11 से 13 और 16 से 17 की पूर्ति की जानी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको अगर अनइनरोल्ड है तो कौन कौन सी कॉलम की पूर्ति करनी है। कॉलम संख्या 12 जो कि मोबाइल नंबर से संबंधित है उसकी पूर्ति आपको करनी है, इसका ध्यान रखें। मोबाइल नंबर आपको सभी के लेने हैं। तो इस प्रकार जो ये BLO रजिस्टर तैयार करते समय आपको किन किन दिशा निर्देशों को पालना करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। अब अगला है भाग कथन 3 जनसंख्या, अर्थात इसमें आपको क्या करना है, जो आपका भाग है, आपके भाग की कुल जनसंख्या कितनी है उसका पता करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ में। जीरो से लेके उम्र एज, इसमें आयु 17 से नहीं लेनी, इसमें स्टार्टिंग से सारे आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। मान लीजिए मकान संख्या 1 है, उसके अंदर 2 पुरुष हो और 1 लड़का है तो 3 हो गई, ये 1 महिला और एक छोटी बच्ची है तो 2 हो गई महिलाएं, ट्रांसजेंडर 0 है तो टोटल हो गए 5। इस प्रकार आपको आपके सभी मकानों की पूर्ति इस प्रकार करनी है। इसके आगे कॉलम है कि इसी मकान में, मकान संख्या 1 के अंदर मान लीजिए 1 पुरुष है वह दिव्यांग है और 1 बच्ची है, छोटी बच्ची वो दिव्यांग है, तो यहाँ पे 1 मैंने दोनों कर लिया है। ट्रांसजेंडर 0 किया और यहाँ पर 2 हो गया। इस प्रकार आपको आपके पूरे
पूरे पार्ट की पूर्ति करनी है इस सभी मकानों की। इसमें एक मकान संख्या के लिए एक मकान संख्या के लिए एक कॉलम आएगा। प्रत्येक वोटर की नहीं करनी इसमें मकान संख्या वाइज करनी है आपको। जैसे आपकी भाग के अंदर 300 मकान है तो 300 कॉलम आपको भरने हैं। ये कथन संख्या जो 3 है उसकी जनसंख्या के लिए। इसका नोट यही है कि एक मकान में रहने वाले समस्त व्यक्ति की सूचना इसमें आपको भरनी है, या बच्चों की संख्या भी काउंट करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला है कथन संख्या 9। अगर आपके भाग है आपका जो भी पार्ट है उसके अंदर मान लीजिए कोई नया भाग बना है, नया भाग अर्थात कुछ नया निर्माण हुआ है, तो उसकी सूचना इसमें आपको देनी है। इसमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। पहला है पिछले पुनरीक्षण के बाद नवनिर्मित आवासों की संख्या। यहाँ आपको आवास की संख्या भरनी है, कितने नए मकान बने हैं, कितने नए परिवार आए हैं, ठीक है, और किसके सेक्शन में आए हैं, इसी आपको 1 नंबर में भर देनी है। दूसरा है पिछले संशोधन के बाद नवनिर्मित भवनों अपार्टमेंटों की संख्या एवं विवरण। अर्थात जो पिछला पुनरीक्षण हुआ ना उसके बाद कितने यहाँ पे नए अपार्टमेंट्स बने हैं, यानी कि को जो रहते हैं ना 2 5 7 एक साथ परिवार रहते हैं वो अपार्टमेंट्स, और उन अपार्टमेंट की संख्या और किन किन सेक्शंस के अंदर किन किन अनुभागों के अंदर बने हैं, किन किन अनुभागों में बने हैं, वो आपको यहाँ जानने हैं। तीसरा है कि पिछले संशोधन के बाद बनी नवनिर्मित सोसाइटियों की संख्या और उनके सोसाइटी का अर्थ यहाँ आप कॉलोनी से ले सकते हैं, अर्थात कितनी नई कॉलोनियाँ बनी हैं तो वो आपको यहाँ जाननी है। नोट, आवास का मतलब एक परिवार से है, 1 नंबर में जो है ना आवास, इसका मतलब परिवार से। भवन अपार्टमेंट से आज से रिहायशी भवन से है जिसमें 1 से अधिक परिवार हो सकते हैं, तथा सोसाइटी से अर्थ पूरी कॉलोनी से बसाउट से है। तो ये आप इसको ध्यान रखें। ये कथन संख्या 9 को कैसे भरना है, ये केवल एक पेपर में आपको पूरा भरना है। इसके लिए आपको अलग अलग परिवार वाइज नहीं करना है, इसमें पूरा पार्ट का जो भी निचोड़ है वो इसे एक पेपर में आ जाएगा। तो ये तीनों जो थे 2 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर कैसे भरने हैं इसकी सूचना मैंने आपको बता दी है हिंदी के अंदर। अब अगला पॉइंट है कि उपरोक्त तीनों स्टेटमेंट की PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन तीनों की PDF डाउनलोड करने के लिए जो नीचे लिंक दिया गया है, ये इस QR कोड दिया गया है, आप इस QR कोड को स्कैन कर लें। स्कैन करने के बाद आप जैसे स्कैन करते हैं, इसको स्कैन करने के पश्चात वहाँ जैसे ही आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पर लिखा हुआ आ जाएगा डाउनलोड PDF। आप इस पर क्लिक करें, आप जैसे डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपको QR कोड स्कैन करना नहीं आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF को डाउनलोड कर जो है उसका लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा डाउनलोड PDF। आप इस पर क्लिक करें और आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसका प्रिंट लेके और आप आराम से पढ़ लें। इसमें आपको यही रजिस्टर हो जाएगा आपका। जैसे आप क्लिक करके डाउनलोड होगा, आपको जितने भी पेपर चाहिए 10 20 50 वो प्रिंट ले लें और इसको एक रजिस्टर फॉर्मेट में बना के और इस प्रकार आप कार्रवाई कर सकते हैं। विभाग के द्वारा अभी तक इस संबंध में रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, अतः आप इसका प्रिंट लेकर आप अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ये आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि BLO जो अभी हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं, उसके अंदर वो क्या क्या कार्रवाई करेंगे, इस दौरान क्या कार्रवाई करेंगे। तो आपने अगर वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी जानकारी दी हुई है कि आपको क्या क्या कार्रवाई करनी है। इन रजिस्टर्स के अलावा आपको क्या क्या कार्रवाई करनी है हाउस टू हाउस सर्वे के दौरान। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।